तो चलिए, आज हमारा प्रकरण है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। ये हमारे क्लास 9th का चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका है, सबसे पहले इसमें डेट होगा, जो आप जिस डेट को इंटर्नशिप में ये वाले चैप्टर पढ़ाए हैं वो होगा। दूसरा में होगा आपका विषय, जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस हो जाएगा। तीसरा में आपका सब सब्जेक्ट होगा जो कि हिस्ट्री है। और फिर प्रकरण हो जाएगा यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। विद्यालय का नाम हो जाएगा जिसमें आप इंटर्नशिप के लिए गए हैं। उसके बाद क्लास होगा, क्लास 9th लिख देंगे, 10th भी लिख सकते हैं। पीरियड, आप जिस पीरियड में ये वाला टॉपिक पढ़ाने गए हैं वो होगा। फिर अवधि होगा जो कि 40 मिनट्स का होता है, वो होगा। आगे बढ़ते हैं। अब विशिष्ट उद्देश्य, ये वाले चैप्टर पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या है? तो विद्यार्थी यूरोप में समाजवाद की विचारधारा को समझ सकेंगे। दूसरा है, विद्यार्थी यूरोप में समाजवाद के उदय के कारणों की व्याख्या कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण सहायक सामग्री में हमने यूज किया चौक, डस्टर, लपेट श्यामपट्ट, संकेतक, चार्ट आदि। उसके बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान, ये चैप्टर पढ़ाने से पहले क्या बच्चों को कुछ पूर्व नॉलेज है या नहीं? तो चलिए देखते हैं, है बच्चों को नॉलेज। क्या है? विद्यार्थियों को फ्रांसीसी क्रांति की जानकारी है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद प्रस्तावना, इंट्रोडक्शन देना है हमें, जो कि है फ्रांस किस महाद्वीप में है। पहला क्वेश्चन करेंगे बच्चों से, बच्चे इसका जवाब देंगे यूरोप। फिर उसी से स्टार्ट करेंगे, आंसर से ही क्वेश्चन बनाएंगे अगला। फ्रांस की क्रांति के बाद यूरोप में किसका उदय हुआ? आंसर देंगे बच्चे राष्ट्रवाद या समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, समाजवाद की विचारधारा के मुख्य समर्थक कौन थे? आंसर आएगा कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। अब उद्देश्य कथन, हमारा उद्देश्य क्या है इस चैप्टर को पढ़ाने का, इस टॉपिक के पढ़ाने का? तो विद्यार्थियों, इसमें लिखेंगे, विद्यार्थियों आज मैं आप लोगों को यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में बताऊंगी। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने ये टॉपिक लेंगे, शिक्षण बिंदु होगा हमारा यूरोप में समाजवाद। उसके बाद होगा अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में देंगे। छात्र यूरोप में समाजवाद की विचारधारा को समझ सकेंगे तथा उनके द्वारा किए गए प्रयासों को जान सकेंगे। अब यहाँ पे प्रशिक्षु क्रियाएं हैं, उसमें विकासात्मक क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चों से। तो क्वेश्चन पूछेंगे, फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में कैसी व्यवस्था स्थापित हुई? यहाँ बच्चे आंसर देंगे, शिक्षार्थी संभावित क्रियाएं में बच्चे आंसर देंगे, तो इसमें लिखेंगे प्रजातांत्रिक व्यवस्था। फिर अगला क्वेश्चन बनाएंगे आंसर से ही, प्रजातांत्रिक व्यवस्था में सभी को कैसा अधिकार प्राप्त होता है? बच्चे आंसर देंगे समान अधिकार। फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, समानता की विचारधारा वाली सोच को क्या कहते हैं? बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। अब उसका स्पष्टीकरण हम बताएंगे, जो कि प्रशिक्षु क्रिया में आएगा, ये हम लोग बताएंगे, प्रशिक्षु बताएंगे इसका आंसर। तो देंगे, यूरोप में एक संगठन, एक विचारधारा थी जिसका नाम समाजवादी था। समाज के पुनर्गठन की संभवतः प्रयास करने वाली विचारधारा समाजवादी थी। समाजवाद निजी संपत्ति के विरोधी थे, अर्थात वे निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि स्वामित्व की व्यवस्था जो बनी हुई है वही सारी समस्याओं की जड़ है। समाजवादियों का तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है, वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उसकी संपत्ति। इस पेज में हमारा ख़त्म नहीं हुआ है, तो नेक्स्ट लेंगे, नेक्स्ट पेज प्रशिक्षु क्रिया में ही लिखेंगे, को उत्पादनशील बनाते हैं। इसीलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जा सकता है। अतः समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया।
अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बनाई थी। हो गया हमारा ये ख़त्म। अब पीछे चलते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे ये बच्चे का आंसर था। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम लोग स्पष्टीकरण के ठीक सामने शिक्षार्थी संभावित क्रिया में लिखेंगे छात्र एवं छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसके बाद शिक्षण रणनीतियाँ, विधियाँ एवं युक्तियाँ, शिक्षण अधिगम सामग्री एवं बोर्ड का प्रयोग में लिखेंगे। ये प्रश्नोत्तर विधि है, क्योंकि जो विकासात्मक क्वेश्चन है वो प्रश्नोत्तर विधि है और जो स्पष्टीकरण है वो व्याख्यान विधि है। यहाँ व्याख्यान विधि लिखेंगे। उसके बाद बोर्ड का उपयोग करना है। इसमें यूज ऑफ बोर्ड में बोर्ड का उपयोग करेंगे। इसमें लिखेंगे यूरोप में समाजवाद, तो यूरोप में समाजवाद लिखेंगे। फिर मूल विचार लिखेंगे। मूल विचार में लिखेंगे निजी संपत्ति का विरोध और सामूहिक स्वामित्व का समर्थन। उसके बाद विचारधाराएं लिखेंगे, जिसमें उदारवादी में लिखेंगे व्यक्तिगत अधिकार, रेडिकल इसमें लिखेंगे जनसंख्या के बहुमत का शासन। उसके बाद समाजवादी संसाधनों का समान वितरण। ठीक है, फिर यहाँ पे कुछ मूल्यांकन प्रश्न करेंगे बच्चों से, जिसमें लिखेंगे समाजवाद विचारधारा का मुख्य आधार क्या है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे समाजवादियों के अनुसार समाज की समस्याओं की जड़ क्या थी। ये क्वेश्चन यहाँ करेंगे ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड इवैल्यूएशन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद लास्ट में हम बच्चों से कुछ बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसमें ख़त्म होने के बाद टॉपिक लास्ट में बोधात्मक प्रश्न करेंगे, जिसमें बच्चों से पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं, जो आप पढ़ाए हैं बच्चों को वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैंने पूछा है समाजवाद निजी संपत्ति के समर्थक थे या विरोधी। बच्चों ने आंसर दिया, शिक्षार्थी संभावित क्रियाओं में बच्चों ने आंसर दिया विरोधी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और बोर्ड का उपयोग किया है। उसमें मैंने लिखा है प्रमुख विचारक रॉबर्ट ओवेन, सहकारिता, कार्ल मार्क्स, साम्यवाद। नारा में लिखा है दुनिया के मजदूरों एक हो। उसके बाद लास्ट में गृह कार्य बच्चों से पूछेंगे। गृह कार्य लास्ट में बच्चों को देंगे ताकि बच्चे घर से बना कर लाए क्वेश्चन। तो यहाँ लिखेंगे समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। उसके बाद यहाँ लिखेंगे इसमें अनुदेशनात्मक उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में लिखेंगे गृह कार्य के जस्ट सामने सभी छात्र अपने अपनी कॉपी में गृह कार्य लिखेंगे। बाद हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया।